15। चंदर दूसरे दिन सुबह नहीं गया। उसकी थीसिस का बहुत सा भाग टाइप होकर आ गया था और उसे बैठा वह सुधार रहा था, लेकिन साथ ही पता नहीं क्यों उसका साहस नहीं हो रहा था वहां जाने का। लेकिन मन में एक चिंता थी सुधा की। वह कल से बिल्कुल मुरझा गई थी। चंदर को अपने ऊपर कभी कभी क्रोध आता था, लेकिन वह जानता था कि यह तकलीफ का ही रास्ता ठीक रास्ता है। वह अपनी जिंदगी में सस्तेपन के खिलाफ था, लेकिन उसके लिए सुधा की पलक का एक आंसू भी देवता की तरह था और सुधा के फूलों जैसे चेहरे पर उदासी की एक रेखा भी उसे पागल बना देती थी। सुबह पहले तो वह नहीं गया, बाद में स्वयं उसे पछतावा होने लगा और वह अधीरता से 5 बजने का इंतजार करने लगा। 5 बजे और वह साइकिल लेकर पहुंचा। देखा, सुधा और बिंती दोनों नहीं हैं। अकेले डॉक्टर शुक्ला अपने कमरे में बैठे हैं। चंदर गया। आओ, सुधा ने तुमसे कह दिया उसे पसंद है? डॉक्टर शुक्ला ने पूछा। हाँ, उसे कोई एतराज नहीं। चंदर ने कहा, मैं पहले से जानता था। सुधा मेरी इतनी अच्छी है, इतनी सुशील है कि वह मेरी इच्छा का उल्लंघन तो कर ही नहीं सकती। लेकिन चंदर, कल से उसने खाना पीना छोड़ दिया है। बताओ, इससे क्या फायदा? मेरे बस में क्या है? मैं उसे हमेशा तो रख नहीं सकता। लेकिन आज सुबह खाते वक्त वह बैठी भी नहीं मेरे पास। बताओ। उनका गला भर आया। बताओ, मेरा क्या कसूर है? चंदर चुप था। कहाँ है सुधा? चंदर ने पूछा। गराज में मोटर ठीक कर रही है। मैं इतना मना किया कि धूप में तप जाओगी, लू लग जाएगी, लेकिन मानी ही नहीं। बताओ, इस छल्लाहट से मुझे कैसा लगता है? वृद्ध पिता के कातर स्वर में डॉक्टर ने कहा। जाओ चंदर, तुम ही समझाओ। मैं क्या? चंदर उठकर गया। मोटर गराज में काफी गर्मी थी, लेकिन बिंती वहीं एक चटाई बिछाए पड़ी सो रही थी और सुधा इंजन का कवर उठाए मोटर साफ करने में लगी हुई थी। बिंती बेहोश सो रही थी। तकिया चटाई से हटकर जमीन पर चला गया था और चोटी फर्श पर सोई हुई नागिन की तरह पड़ी थी। बिंती का एक हाथ छाती पर था और एक हाथ जमीन पर। आंचल न रहकर चादर बन गया था। चंदर के जाते ही सुधा ने मुंह फेर कर देखा। चंदर, आओ। शील मुस्कुराहट उसके होठों पर दौड़ गई, लेकिन इस मुस्कुराहट में उल्लास लुट चुका था, रेखाएं बाकी थीं। सहसा उसने मुकर देखा। बिंती, अरे कैसे घोड़ा बेचकर सो रही है? उठा, चंदर आए हैं। बिंती ने आंखें खोली, चंदर की ओर देखा, लेटे ही लेटे नमस्ते किया और आंचल संभालकर फिर करवट बदल कर सो गई। बहुत सोती है कमबख्त, सुधा बोली। इतना कहा, इससे कमरे में जाकर पंखे में सो। लेकिन नहीं, जहाँ दीदी रहेगी वहीं ये भी रहेगी। मैं गराज में हूं तो ये कैसे कमरे में रहे? वहीं मरेगी जहां मैं मरूंगी। तो तुम ही क्यों गराज में थी? ऐसी क्या जरूरत थी अभी ठीक करने की? चंदर ने कहा, लेकिन कोशिश करने पर भी सुधा को आज डांट नहीं पा रहा था। पता नहीं कहाँ पर क्या टूट गया था। नहीं चंदर, तबीयत ही नहीं लग रही थी। क्या करती? क्रोसिया उठाए, वह भी रख दिया। कविता उठाए, वह भी रख दी। कविता वगैरह में तबीयत नहीं लगी। मन में आया, कोई कठोर काम हो, कोई नीरस काम हो, लोहे लक्कड़ पीतल फौलाद का, तो मन लग जाए। तो चली आई मोटर ठीक करने। क्यों, कविता में भी तबीयत नहीं लगी? ताज्जुब है, गैसों के साथ बैठकर तुम तो कविता में घंटों गुजार देती थी। चंदर बोला, उन दिनों शायद किसी को प्यार करती रही हूं, तभी कविता में मन लगता था। सुधा उस दिन की पुरानी बात याद करके बहुत उदास हंसी हंसी। अब प्यार नहीं करती होंगी, अब तबीयत नहीं लगती। बड़ी फीकी, बड़ी बेजार, बड़ी बनावटी लगती हैं ये कविताएं। मन के दर्द के आगे सभी फीकी हैं। और फिर वह उन्हीं पुरजों में डूब गई। चंदर भी चुपचाप मोटर की खिड़की से टिककर खड़ा हो गया और चुपचाप कुछ सोचने लगा। सुधा ने बिना सिर उठाए, झुके ही झुके, एक हाथ से एक तार लपेटते हुए कहा। चंदर, तुम्हारे मित्र का परिवार आ रहा है इसी मंगल को, तैयारी करो जल्दी। कौन परिवार? सुधा, हमारे जेठ और सास आ रही हैं इसी बैसाखी को हमें देखने। उन्होंने तिथि बदल दी है, तो अब 6 ही दिन रह गए हैं। चंदर कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद सुधा फिर बोली, अगर उचित समझो तो कुछ पाउडर क्रीम ले आना, लगाकर जरा गोरे हो जाएं तो शायद पसंद आ जाएं। क्यों, ठीक है न? सुधा ने बड़ी विचित्र सी हंसी हंस दी और सिर उठाकर चंदर की ओर देखा। चंदर चुप था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी पीड़ा थी और उसके माथे पर बहुत ही करुण छांव। सुधा ने कवर गिरा दिया और चंदर के पास जाकर बोली, क्यों चंदर, बुरा मान गए हमारी बात का? क्या करें चंदर, कल से हम मजाक करना भी भूल गए। मजाक करते हैं तो व्यंग्य बन जाता है, लेकिन हम तुमको कुछ कह नहीं रहे थे। चंदर, उदास न हुओ, बड़े ही दुलार से सुधा बोली। अच्छा, हम कुछ नहीं कहेंगे।
और उसने अपना आंचल संभालने के लिए हाथ उठाया। हाथ में कालौंच लग गई थी। चंदर समझा मेरे कंधे पर हाथ रख रही है सुधा। वह अलग हटा तो सुधा अपने हाथ देखकर बोली, घबराओ न देवता, तुम्हारी उज्ज्वल साधना में कालिक नहीं लगाऊंगी। अपने आंचल में पोंछ लूंगी। और सचमुच आंचल में हाथ पोंछकर बोली, चलो अंदर चले, उठ बिनती। बिलैया कहीं की। चंदर को सोफे पर बिठाकर उसी की बगल में सुधा बैठ गई और अंगुलियां तोड़ते हुए कहा, चंदर, सिर में बहुत दर्द हो रहा है मेरे। सिर में दर्द नहीं होगा तो क्या? इतनी तपिश में मोटर बना रही थी। पापा कितने दुखी हो रहे थे आज। तुम्हें इस तरह करना चाहिए। फिर फायदा क्या हुआ? न ऐसे दुखी किया, वैसे दुखी कर लिया। बात तो वही रही न। तारीफ तो तब थी कि तुम अपनी दुनिया में अपने हाथ से आग लगा देती और चेहरे पर शिकन न आती। अभी तक दुनिया की सभी ऊंचाई समेटकर भी बाहर से वही बचपन कायम रखा था तुमने। अब दुनिया का सारा सुख अपने हाथ से लुटाने पर भी वही बचपन, वही उल्लास क्यों नहीं कायम रखती? बचपन? सुधा हंसी। बचपन अब खत्म हो गया चंद्र। अब मैं बड़ी हो गई। बड़ी हो गई? कब से? कल दोपहर से चंद्र। चंद्र चुप। थोड़ी देर बाद फिर स्वयं सुधा ही बोली, नहीं चंद्र, 2-3 दिन में ठीक हो जाऊंगी। तुम घबराओ मत। मैं मृत्यु शैया पर भी होऊंगी तो तुम्हारे आदेश पर हंस सकती हूँ। और फिर सुधा गुमसुम बैठ गई। चंदर चुपचाप सोचता रहा और बोला, सुधी, मेरा तुम्हें कुछ भी ध्यान नहीं है। और किसका है? चंद्र, तुम्हारा ध्यान न होता तो देखती मुझे कौन झुका सकता था। आज से सालों पहले जब मैं पापा के पास आई थी तो मैंने कभी न सोचा था कि कोई भी होगा जिसके सामने मैं इतना झुक जाऊंगी। अच्छा चंद्र, मन बहुत उचित रहा है। चलो कहीं घूम आए। चलोगे? चलो, चंद्र ने कहा। जाएं, बिनती को जगा लाएं। वह कमबख्त अभी पड़ी सो रही है। सुधा उठकर चली गई। थोड़ी देर में बिनती आंख मलते बगल में चटाई दाबे आई और फिर बरामदे में बैठकर ऊँघने लगी। पीछे पीछे सुधा आई और चोटी खींचकर बोली, चल तैयार हो, चलेंगे घूमने। थोड़ी देर में तैयार हो गए। सुधा ने जाकर मोटर निकाली और बोली चंदर से, तुम चलाओगे या हम? आज हम ही चलाएं। चलो, किसी पेड़ से लड़ा दे मोटर आज। अरे बाप रे, पीछे बिनती चिल्लाई, तब हम नहीं जाएंगे। सुधा और चंदर दोनों ने मुड़कर उसे देखा और उसकी घबराहट देखकर दंग रह गए। नहीं, मरेगी नहीं तू, सुधा ने कहा और आगे बैठ गई। बिनती, तू पीछे बैठेगी? सुधा ने पूछा। न भैया, मोटर चलेगी तो मैं गिर जाऊंगी। अरे कोई मोटर के पीछे बैठने के लिए थोड़ी कह रही हूँ। पीछे की सीट पर बैठेगी? सुधा ने पूछा। ओ, मैं समझी तुम कह रही हो पीछे बैठने के लिए, जैसी बग्घी में साइस बैठते हैं। हम तुम्हारे पास बैठेंगे, बिनती ने मचल कर कहा। अब तेरा बचपन इथला रहा है, बिल्ली कहीं की, चला मेरे पास। बिनती मुस्कुराती हुई जाकर सुधा के बगल में बैठ गई। सुधा ने उसे दुलार से पास खींच लिया। चंदर पीछे बैठा तो सुधा बोली, अगर कुछ हर्ज न समझो तो तुम भी आगे आ जाओ, या दूरी रखनी हो तो पीछे ही बैठो। चंदर आगे बैठ गया। बीच में बिनती, इधर चंदर उधर सुधा। मोटर चली तो बिनती चीखी, अरे मेरे मास्टर साहब। चंदर ने देखा, बिसरिया चला जा रहा था, आज नहीं पड़ेंगे। चंदर ने चिल्लाकर कहा। सुधा ने मोटर रोकी नहीं। चंदर को बेहद अचरज हुआ जब उसने देखा कि मोटर पम्मी के बंगले पर रुकी। अरे यहाँ क्यों? चंदर ने पूछा। यूं ही, सुधा ने कहा। आज मन हुआ कि मिस पम्मी से अंग्रेजी कविता सुने। क्यों? अभी तो तुम कह रही थी कि कविता पढ़ने में आज तुम्हारा मन ही नहीं लग रहा है। कुछ कहो मत चंदर, आज मुझे जो मन में आए कर लेने दो। मेरा सिर बेहद दर्द कर रहा है और मैं कुछ समझ नहीं पाती क्या करूं। चंदर, तुमने अच्छा नहीं किया। चंदर कुछ नहीं बोला, चुपचाप आगे चल दिया। सुधा के पीछे पीछे कुछ संकोच करती हुई सी बिनती आ रही थी। पम्मी बैठी कुछ लिख रही थी। उसने उठकर सबों का स्वागत किया। वह कोच पर बैठ गई। दूसरी पर सुधा, चंदर और बिनती। सुधा ने बिनती का परिचय पम्मी से कराया और पम्मी ने बिनती से हाथ मिलाया तो बिनती जाने क्यों चंदर की ओर देखकर हंस पड़ी। शायद उस दिन की घटना की याद में सहसा सुधा को जाने क्या ख्याल आ गया, बिनती की शरारत भरी हंसी देखकर कि उसने फौरन कहा चंदर से, चंदर, तुम पम्मी के पास बैठो, दो मित्रों को साथ बैठना चाहिए। हाँ, और खास तौर से जब वह कभी कभी मिलते हों। बिनती ने मुस्कुराते हुए जोर दिया। पम्मी ने मजाक समझ लिया और बिना शर्माए बोली, हम लोगों को मध्यस्थ की जरूरत नहीं, धन्यवाद। आओ चंदर, यहाँ आओ। पम्मी ने चंदर को बुलाया। चंदर उठकर पम्मी के पास बैठ गया। थोड़ी देर तक बातें होती रहीं। मालूम हुआ बटी अपने एक दोस्त के साथ तराई के पास शिकार खेलने गया है।
आजकल वह दिल की शक्ल का एक पाननुमा दफ्ती का टुकड़ा काटकर उसमें गोली मारा करता है और जब किसी चिड़िया वगैरह को मारता है तो शिकार को उठाकर देखता है कि गोली हृदय में लगी है या नहीं। स्वास्थ्य उसका सुधर रहा है। सुधा कोच पर सिर टेके उदास बैठी थी। सहसा पम्मी ने बिनती से कहा, आपको पहली दफे देखा मैंने, आप बातें क्यों नहीं करती? बिनती ने झेपकर मुंह झुका लिया। बड़ी विचित्र लड़की थी, हमेशा चुप रहती थी और कभी कभी बोलने की लहर आती तो गुटरगू करके घर गुंजा देती थी और जिन दिनों चुप रहती थी उन दिनों ज्यादातर आंख की निगाह, कपोलों की आशनाएं या अधरों की मुस्कान के द्वारा बातें करती थी। पम्मी बोली, आपको फूलों से शौक है? हाँ हाँ, बिनती सिर हिलाकर बोली। चंदर, इन्हें जाकर गुलाब दिखा लाओ, इधर फिर खूब खिले हैं। बिनती ने सुधा से कहा, चलो दीदी, और चंदर के साथ बढ़ गई। फूलों के बीच में पहुंचकर बिनती ने चंदर से कहा, सुनिए, दीदी को तो जाने क्या होता जा रहा है, बताए ऐसे क्या होगा? मैं खुद परेशान हूँ बिनती, लेकिन पता नहीं कहाँ मन में कौन सा विश्वास है जो कहता है कि नहीं, सुधा अपने को संभालना जानती है, अपने मन को संतुलित करना जानती है और सुधा सचमुच ही त्याग में ज्यादा गौरवमयी हो सकती है। इसके बाद चंदर ने बात टाल दी। वह बिनती से ज्यादा बात करना नहीं चाहता था सुधा के बारे में। बिनती ने चंदर को मौन देखा तो बोली, एक बात कही आपसे, मानिएगा क्या? अगर हमसे कभी कोई अंधकार चेष्टा हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा, लेकिन आप और दीदी दोनों मुझे इतना चाहते हैं कि हम समझ नहीं पाते कि व्यवहारों को कहाँ सीमित रखूं। बिनती ने सिर झुकाए एक फूल को नोचते हुए कहा। चंदर ने उसकी ओर देखा, क्षण भर चुप रहा, फिर बोला, नहीं बिनती, जब सुधा तुम्हें इतना चाहती है तो तुम हमेशा मुझ पर उतना ही अधिकार समझना जितना सुधा पर। उधर पम्मी ने चंदर के जाते ही सुधा से कहा, क्या आपकी तबीयत खराब है? नहीं तो, आज आप बहुत पीली नजर आती हैं। पम्मी ने पूछा। हाँ, कुछ मन नहीं लग रहा था तो मैं आपके पास चली आई कि आपसे कुछ कविताएं सुने अंग्रेजी की। दोपहर को मैंने कविता पढ़ने की कोशिश की तो तबीयत नहीं लगी और शाम को लगा कि अगर कविता नहीं सुनूंगी तो सिर फट जाएगा। सुधा बोली, आपके मन में कुछ संघर्ष मालूम पड़ता है, या शायद एक बात पूछूं आपसे? क्या? पूछिए, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? नहीं, बुरा क्यों मानूंगी? आप कपूर को प्यार तो नहीं करती, उससे विवाह तो नहीं करना चाहती? छह, मिस पम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? उसका मेरे जीवन में कोई ऐसा स्थान नहीं। छह, आपकी बात सुनकर शरीर में कौट उठाते हैं। मैं और चंदर से विवाह करूंगी, इतनी घिनौनी बात तो मैंने कभी नहीं सुनी। माफ कीजिएगा, मैंने यूं ही पूछा था। क्या चंदर किसी को प्यार करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, सुधा ने उतने ही विश्वास से कहा जितने विश्वास से उसने अपने बारे में कहा था। इतने में चंदर और बिनती आ गए। सुधा बोली अधीरता से, मेरा एक एक क्षण कटना मुश्किल हो रहा है, आप शुरू कीजिए कुछ गाना। कपूर, क्या सुनोगे? पम्मी ने कहा, अपने मन से सुनाओ। चलो, सुधा ने कहा तो कविता सुनने को मिली। पम्मी ने अलमारी से एक किताब उठाए और एक कविता गाना शुरू की, अपनी हेयर पिन निकालकर मेज पर रख दी और उसके बाल मचलने लगे। चंदर के कंधे से वो टिककर बैठ गई और किताब चंदर की गोद में रख दी। बिनती मुस्कुराई तो सुधा ने आंख के इशारे से मना कर दिया। पम्मी ने गाना शुरू किया, लेडी नॉटन का एक गीत। मैं तुम्हें प्यार नहीं करती हूँ ना, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती हूँ, फिर भी मैं उदास रहती हूँ जब तुम पास नहीं होते हो, और मैं उस चमकदार नीले आकाश से भी ईर्ष्या करती हूँ जिसके नीचे तुम खड़े होगे और जिसके सितारे तुम्हें देख सकते हैं। चंदर ने पम्मी की ओर देखा। सुधा ने अपने ही वक्ष में अपना सिर छुपा लिया। पम्मी ने एक पद समाप्त कर एक गहरी सांस ली और फिर शुरू किया, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती हूँ फिर भी तुम्हारी बोलती हुई आंखें, जिनकी नीलिमा में गहराई, चमक और अभिव्यक्ति है, मेरी निर्निमेष पलकों और जागते अर्धरात्रि के आकाश में नाच जाती हैं, और किसी की आंखों के बारे में ऐसा नहीं होता। सुधा ने बिनती को अपने पास खींच लिया और उसके कंधे पर सिर टेक कर बैठ गई। पम्मी गाती गई, न मुझे मालूम है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी कोई शायद मेरे साफ दिल पर विश्वास नहीं करेगा, और अक्सर मैंने देखा है कि लोग मुझे देखकर मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि मैं उधर एकटक देखती हूँ जिधर से तुम आया करते हो। गीत का स्वर बड़े स्वाभाविक ढंग से उठा, लहराने लगा, कांप उठा और फिर धीरे धीरे एक करुण सिसकती हुई लय में डूब गया। गीत खत्म हुआ तो सुधा का सिर बिनती के कंधे पर था और चंदर का हाथ पम्मी के कंधे पर। चंदर थोड़ी देर सुधा की ओर देखता रहा, फिर पम्मी की एक हल्की सुनहरी लत से खेलते हुए बोला, पम्मी, तुम बहुत अच्छा गाती हो। अच्छा, आश्चर्यजनक कहो चंदर, पम्मी इतनी अच्छी है ये तुमने कभी नहीं बताया था, हमें फिर कभी सुनाएगा? हाँ हाँ मिस शुक्ला,
काश की बजाय लेडी नॉर्टन के ये गीत आपने लिखा होता। सुधा घबरा गई। चलो चंदर, चले अब चलो। उसने चंदर का हाथ पक्का खींच लिया। मिस पम्मी, अब फिर कभी आएंगे, आज मेरा मन ठीक नहीं है। 16। चंदर ड्राइव करने लगा। बिनती बोली, हमें आगे हवा लगती है, हम पीछे बैठेंगे। कार चली तो सुधा बोली, अब मन कुछ शांत है चंदर। इसके पहले तो मन में कैसे तूफान आपस में लड़ रहे थे, कुछ समझ में नहीं आता। अब तूफान बीत गए, तूफान के बाद की खामोश उदासी है। सुधा ने गहरी सांस ली। आज जाने क्यों बदन टूट रहा है। बैठे ही बैठे बदन उमीटते हुए कहा। दूसरे दिन चंदर गया तो सुधा को बुखार आ गया था। अंग जैसे टूट रहा हो और आंखों में ऐसी तीखी जलन की मानो किसी ने अंगारे भर दिए हों। रात भर वह बेचैन रही, आधी पागल सी रही। उसने तकिया, चादर, पानी का गिलास सभी उठाकर फेंक दिया। बिनती को कभी बुलाकर पास बिठा लेती, कभी उसे दूर धकेल देती। डॉक्टर साहब परेशान, रात भर सुधा के पास बैठे, कभी उसका माथा, कभी उसके तलवों में बर्फ मलते रहे। डॉक्टर घोष ने बताया ये कल की गर्मी का असर है। बिनती ने एक बार पूछा, चंदर को बुलवा दें? तो सुधा ने कहा, नहीं, मैं मर जाऊं तो मेरे जीते जी नहीं। बिनती ने ड्राइवर से कहा, चंदर को बुला लाओ। तो सुधा ने बिक्का कहा, क्यों तुम सब लोग मेरी जान लेने पर तुले हो? और उसके बाद कमजोरी से हाँफने लगी। ड्राइवर चंदर को बुलाने नहीं गया। जब चंदर पहुंचा तो डॉक्टर साहब रात भर के जागरण के बाद उठकर नहाने धोने जा रहे थे। पता नहीं सुधा को क्या हो गया, कल से इस वक्त तो कुछ शांत है पर रात भर बुखार और बेहद बेचैनी रही है। और एक ही दिन में इतनी चिड़चिड़ी हो गई है कि बस। डॉक्टर साहब ने चंदर को देखते ही कहा। चंदर जब कमरे में पहुंचा तो देखा कि सुधा आंख बंद किए हुए लेटी है और बिनती उसके सिर पर आइस बैग रखे हुए है। सुधा का चेहरा पीला पड़ गया है और मुंह पर जाने कितनी ही रेखाओं की उलझन है। आंखें बंद हैं और पलकों के नीचे से अंगारों की आंच छनकर आ रही है। चंदर की आहट पाते ही सुधा ने आंखें खोली। अजब सी आग्नेय निगाहों से चंदर की ओर देखा और बिनती से बोली, बिनती, इनसे कह दो जाएं यहाँ से। बिनती स्तब्ध। चंदर नहीं समझा, पास आकर बैठ गया। बोला, सुधा, क्यों, पड़ गई न? मैंने कहा था कि गराज में मोटर साफ मत करो। परसों इतना रोई, सिर पटका, कल धूप खाए, आज पड़ रही, कैसी तबीयत है? सुधा उधर खिसक गई और अपने कपड़े समेट लिए, जैसे बंदर की छांव से भी बचना चाहती है, और तेज, कड़वी और हांफती हुई आवाज में बोली, बिनती, इनसे कह दो जाएं यहाँ से। चंदर चुप हो गया और एकटक सुधा की ओर देखने लगा और सुधा की बात ने जैसे चंदर का मन मरोड़ दिया। कितनी गैरियत से बात कर रही है सुधा। सुधा, जो उसके अपने व्यक्तित्व से ज्यादा अपनी थी, आज किस स्वर में बोल रही है। सुधी, क्या हुआ तुम्हें? चंदर ने बहुत आहत हो बहुत दुलार भरी आवाज में पूछा। मैं कहती हूँ जाओगे नहीं तुम? फुफकार कर सुधा बोली, कौन हो तुम मेरी बीमारी पर सहानुभूति प्रकट करने वाले, मेरी कुशल पूछने वाले? मैं बीमार हूँ, मैं मर रही हूँ, तुमसे मतलब? तुम कौन हो? मेरे भाई हो, मेरे पिता हो, कल अपने मित्र के यहाँ मेरा अपमान कराने ले गए थे। सुधा हाँफने लगी। अपमान? किसने तुम्हारा अपमान किया? सुधा, पम्मी ने तो कुछ भी नहीं कहा। तुम पागल तो नहीं हो गई? चंदर ने सुधा के पैरों पर हाथ रखते हुए कहा। पागल हो नहीं गई तो हो जाऊंगी। उसने पैर हटा लिए। तुम, पम्मी, गैसू, पापा, डॉक्टर, सब लोग मिलकर मुझे पागल कर दोगे। पापा कहते हैं ब्याह करो, पम्मी कहती है मत करो, गैसू कहती है तुम प्यार करती हो, और तुम कुछ भी नहीं कहते। तुम मुझे इस नरक में बरसों से सुलगते देख रहे हो और बजाय इसके कि तुम कुछ कहो, तुमने मुझे खुद इस भट्टी में धकेल दिया। चंदर, मैं पागल हूँ, मैं क्या करूँ? सुधा बड़े कातर स्वर में बोली। चंदर चुप था, सिर्फ सिर झुकाए, हाथों पर माथा रखे बैठा था। सुधा थोड़ी देर हाँफती रही, फिर बोली, तुम्हें क्या हक था कल पम्मी के यहाँ ले जाने का? उसने क्यों कल गीत में कहा कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ? सुधा बोली। चंदर ने बिनती की ओर देखा। क्यों बिनती? बिनती से मैं कुछ नहीं छिपाता। क्यों? पम्मी ने कल कहा, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, मेरा मन मुझे धोखा नहीं दे सकता, मैं तुमसे सिर्फ जाने क्या करती हूँ। फिर पम्मी ने कल ऐसी बात क्यों कही? मेरे रोम रोम में जाने कौन सा ज्वालामुखी धधक उठता है ऐसी बातें सुनकर। तुम क्यों पम्मी के यहाँ ले गए? तुम खुद गई थी। सुधा। चंदर बोला, तो तुम रोक नहीं सकते थे? तुम कह देते मत जाओ तो मैं कभी जा सकती थी। तुमने क्यों नहीं रोका? तुम हाथ पकड़ लेते, तुम डांट देते, तुमने क्यों नहीं डांटा? एक ही दिन में मैं तुम्हारी गैर हो गई। गैर हूं तो फिर क्यों आए हो? जाओ यहाँ से, मैं कहती हूँ, जाओ यहाँ से। दांत पीसकर सुधा बोली। सुधा, मैं तुम्हारी बोली नहीं सुनना चाहती,
जाते हो कि नहीं? और सुधा ने अपने माथे पर से उठाकर आइस बैग फेंक दिया। बिंती चौंक उठी। चंदर चौंक उठा। उसने मुका सुधा की ओर देखा। सुधा का चेहरा डरावना लग रहा था। उसका मन रो आया। वह उठा, क्षण भर सुधा की ओर देखता रहा और धीरे धीरे कमरे से बाहर चला गया। बरामदे के सोफे पर आकर सिर झुकाकर बैठ गया और सोचने लगा, ये सुधा को क्या हो गया? परसों शाम को वह इसी सोफे पर सोया था, सुधा बैठी पंखा झल रही थी। कल शाम को वह हंस रही थी। लगता था तूफान शांत हो गया, पर यह क्या? अंतर्द्वंद ने ये रूप कैसे ले लिया? और क्यों ले लिया? जब वह अपने मन को शांत रख सकता है, जब वह सभी कुछ हंसते हंसते बर्दाश्त कर सकता है, तो सुधा क्यों नहीं कर सकती? उसने आज तक अपनी सांसों से सुधा का निर्माण किया है, सुधा को तिल तिल बनाया, सजाया, संवारा है, फिर सुधा में ये कमजोरी क्यों? क्या उसने ये रास्ता अख्तियार करके भूल की? क्या सुधा भी एक साधारण सी लड़की है जिसके प्रेम और घृणा का स्तर उतना ही साधारण है? माना उसने अपने दोनों के लिए एक ऐसा रास्ता अपनाया है जो विलक्षण है, लेकिन इससे क्या? सुधा और वह दोनों ही क्या विलक्षण नहीं हैं? फिर सुधा क्यों बिखर रही है? लड़कियां भावना की ही बनी होती हैं, साधना उन्हें आती ही नहीं। क्या उसने सुधा का गलत मूल्यांकन किया था? क्या सुधा इस तलवार की धार पर चलने में असमर्थ साबित होगी? ये तो चंदर की हार थी, और फिर सुधा ऐसी ही रही तो सुधा चंदर की आत्मा है, इसे अब चंदर खूब अच्छी तरह पहचान गया। तो क्या अपनी ही आत्मा को घोंट डालने की हत्या का पाप चंदर के सिर पर है? तो क्या त्याग मात्र नाम ही है? क्या पुरुष और नारी के संबंध का एक ही रास्ता है, प्रणय, विवाह और तृप्ति, पवित्रता, त्याग और दूरी? क्या संबंधों को, विश्वासों को जिंदा नहीं रहने दे सकते? तो फिर सुधा और पम्मी में क्या अंतर है? क्या सुधा के हृदय के इतने समीप रहकर, सुधा के व्यक्तित्व में घुल मिलकर, और आज सुधा को इतने अंतर पर डालकर चंदर पाप कर रहा है? तो क्या फूल को तोड़कर अपने ही बटन होल में लगा लेना ही पुण्य है और दूसरा रास्ता गर्हित है, विनाशकारी है? क्यों उसने सुधा का व्यक्तित्व तोड़ दिया है? किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। विचार श्रृंखला टूट गई। बिंती थी। क्या सोच रहे हैं आप? बिंती ने पूछा, बहुत श्रेय से। कुछ नहीं, नहीं बताएगा? हम नहीं जान सकते। बिंती के स्वर में ऐसा आग्रह, ऐसा अपनापन, ऐसी निश्चलता रहती थी कि चंदर अपने को कभी नहीं रोक पाता था, छिपा नहीं पाता था। कुछ नहीं बिंती, तुम कहती हो सुधा को इतने अंतर पर मैंने रखा तो मैं देवता हूँ। सुधा कहती है मैंने अंतर पर रखा, मैंने पाप किया। जाने क्या किया है मैंने? क्या मुझे कम तकलीफ है? मेरा जीवन आजकल किस तरह घायल हो गया है, मैं जानता हूँ। एक पल मुझे आराम नहीं मिलता। क्या उतनी सजा काफी नहीं थी जो सुधा को भी किस्मत ये दंड दे रही है? मुझी को सभी बेचैनी और दुख मिल जाता, सुधा को मेरे पाप का दंड क्यों मिल रहा है? बिंती, तुमसे अब कुछ नहीं छिपा। जिसको मैं अपनी सांसों में दुबकाकर इंद्रधनुष के लोक तक ले गया, आज हवा के झोंके उसे बादलों की ऊंचाई से क्यों ढकेल देना चाहते हैं? और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इतनी देर बाद बिंती के ममता भरे स्पर्श में चंदर की आंखें छलछला आईं। छह, आप समझदार हैं। दीदी ठीक हो जाएंगी, घबराने से काम नहीं चलेगा ना। आपको हमारी कसम है, उदास मत होइए, कुछ सोचिए मत। दीदी बीमार हैं, आप इस तरह से करेंगी तो कैसे काम चलेगा? उठिए, दीदी बुला रही हैं। चंदर गया। सुधा ने इशारे से पास बुलाकर बिठा लिया। चंदर, हमारा दिमाग ठीक नहीं है, बैठ जाओ, लेकिन कुछ बोलना मत, बैठे रहो। उसके बाद दिन भर अजब सा गुजरा। जब जब चंदर ने उठने की कोशिश की, सुधा ने उसे खींचकर बिठा लिया। घर तो उसे जाने ही नहीं दिया। बिंती वही खाना ले आई। सुधा कभी चंदर की ओर देख लेती, फिर तकिए में मुंह गड़ा लेती। बोली एक शब्द भी नहीं, लेकिन उसकी आंखों में अजब सी कातरता थी। पापा आए, घंटों बैठे रहे। पापा चले गए तो उसने चंदर का हाथ अपने हाथ में ले लिया, करवट बदली और तकिए पर अपने कपोलों से चंदर की हथेली दबाकर लेटी रही। पलकों से कितने ही गरम गरम आंसू छलककर गालों पर फिसलकर चंदर की हथेली भिगोते रहे। चंदर चुप रहा, लेकिन सुधा के आंसू जैसे नसों के सहारे उसके हृदय में उतर गए, और जब हृदय डूबने लगा तो उसकी पलकों पर उत्तर आए। सुधा ने देखा लेकिन कुछ भी नहीं बोली। घंटा भर बहुत गहरी सांस ली, बेहद उदासी से मुस्कुरा कर कहा, हम दोनों पागल हो गए हैं। क्यों चंदर? अच्छा, अब शाम हो गई, जरा लॉन पर चलें। सुधा चंदर के कंधे पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। बिंती ने दवा दी, थर्मामीटर से बुखार देखा, बुखार नहीं था। चंदर ने सुधा के लिए कुर्सी उठाई। सुधा ने हंसकर कहा, चंदर, आज बीमार हूं तो कुर्सी उठा रहे हो, मर जाऊंगी तो अर्दी उठाने भी आना, वरना नरक मिलेगा।
समझे ना? छह, ऐसा कुबोल न बोला करो दीदी। सुधा लॉन में कुर्सी पर बैठ गई। बगल में नीचे चंदर बैठ गया। सुधा ने चंदर का सिर अपनी कुर्सी में टिका लिया और अपनी उंगलियों से चंदर के सूखे होठों को छूते हुए कहा, चंदर, आज मैंने तुम्हें बहुत दुखी किया। क्यों? लेकिन जाने क्यों दुखी न करती तो आज मुझे वह ताकत न मिलती जो मिल गई। और सहसा चंदर के सिर को अपनी गोद में खींचती हुई सी सुधा ने कहा, आराध्य मेरे, आज तुम्हें बहुत सी बातें बताऊंगी, बहुत सी। बिनती उठकर जाने लगी तो सुधा ने कहा, कहाँ चली? बैठ तू यहाँ, तू गवाह रहेगी ताकि बाद में चंदर यह न कहे कि सुधा कमजोर निकल गई। बिनती बैठ गई। सुधा ने क्षण भर आंखें बंद कर ली और अपनी वेणी पीठ पर से खींचकर गोद में ढाल ली और बोली, चंदर, आज कितने ही साल हुए जब से मैंने तुम्हें जाना है, तब से अच्छे बुरे सभी कामों का फैसला तुम ही करते रहे हो। आज भी तुम ही बताओ चंदर कि अगर मैं अपने को बहुत संभालने की कोशिश करती हूँ और नहीं संभाल पाती हूँ तो यह कोई पाप तो नहीं? तुम जानते हो चंदर, तुम जितने मजबूत हो उस पर मुझे घमंड है कि तुम कितनी ऊंचाई पर हो। मैं भी उतना ही मजबूत बनने की कोशिश करती हूँ, उतने ही ऊंचे उठने की कोशिश करती हूँ। अगर कभी कभी फिसल जाती हूँ तो यह अपराध तो नहीं? नहीं, चंदर बोला। और अगर अपने उस अंतर्द्वंद्व के क्षणों में तुम पर कठोर हो जाती हूँ तो तुम सह लेते हो। मैं जानती हूँ तुम मुझे जितना स्नेह करते हो उसमें मेरी सभी दुर्बलताएं धुल जाती हैं। लेकिन आज मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ चंदर कि मुझे खुद अपनी दुर्बलताओं पर शर्म आती है और आगे से मैं वैसी ही बनूंगी जैसा तुमने सोचा है। चंदर कुछ नहीं बोला, सिर्फ घास पर रखे हुए सुधा के पांवों पर अपनी कांपती उंगलियां रख दी। सुधा कहती गई, चंदर, आज से कुछ ही महीने पहले जब गैसू ने मुझसे पूछा था कि तुम्हारा दिल कहीं झुका था तो मैंने इनकार कर दिया था। कल पम्मी ने पूछा, तुम चंदर को प्यार करती हो तो मैंने इनकार कर दिया था। मैं आज भी इनकार करती हूँ कि मैंने तुम्हें प्यार किया है या तुमने मुझे प्यार किया है। मैं भी समझती हूँ और तुम भी समझते हो, लेकिन यह न तुमसे छिपा है न मुझसे कि तुमने जो कुछ दिया है वह प्यार से कहीं ज़्यादा ऊंचा और प्यार से कहीं ज़्यादा महान है। मैं ब्याह नहीं करना चाहती थी, मैंने परसों इनकार कर दिया था। इतनी रोई थी, खींची थी। बाद में मैंने सोचा कि यह गलत है, ये स्वार्थ है। जब पापा मुझे इतना प्यार करते हैं तो मुझे उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। पर मन के अंदर की जो खींच थी, जो कुंदन थी, वह कहीं तो उतरती ही। वह मैं अपने पर उतार देना चाहती थी। मन में आता था अपने को कितना कष्ट दे डालूं, इसीलिए अपने गराज में जाकर मोटर संभाल रही थी, लेकिन वहां भी असफल रही और अंत में वह खींच अपने मन पर भी न उतारकर उस पर उतारी जिसको मैंने अपने से भी बढ़कर माना है। वह खींच उतरी तुम पर। चंदर ने सुधा की ओर देखा। सुधा मुस्कुरा कर बोली, न, ऐसे मत देखो। यह मत समझो कि अपने आज के व्यवहार के लिए मैं तुमसे क्षमा मांगूंगी। मैं जानती हूँ मांगने से तुम दुखी भी होगे और डांटने भी लगोगे। खैर, आज से मैं अपना रास्ता पहचान गई हूँ। मैं जानती हूँ कि मुझे कितना संभल कर चलना है। तुम्हारे सपने को पूरा करने के लिए मुझे अपने को क्या बनाना होगा ये भी मैं समझ गई हूँ। मैं खुश रहूंगी, सबल रहूंगी और सशक्त रहूंगी और जो रास्ता तुम दिखलाओगे उधर ही चलूंगी। लेकिन एक बात बताओ चंदर, मैंने ब्याह कर लिया और वहां सुखी न रह पाए, फिर और उन्हें वह भावना उपासना न दे पाए और फिर तुम्हें दुख हुआ। तब चंदर ने घास का एक तिनका तोड़कर कहा, देखो सुधा, एक बात बताओ। अगर मैं तुम्हें कुछ कह देता हूँ और उसे तुम मुझी को वापस दे देती हो तो कोई बहुत ऊंची बात नहीं हुई। अगर मैंने तुम्हें सचमुच ही श्रेय या पवित्रता जो कुछ भी दिया है उसे तुम उन सभी के जीवन में ही क्यों नहीं प्रतिफलित कर सकती जो तुम्हारे जीवन में आते हैं, चाहे वह पति ही क्यों न हो। तुम्हारे मन के अक्षय खेय भंडार के उपयोग में इतनी कृपणता क्यों? मेरा सपना कुछ और ही है सुधा। आज तक तुम्हारी सांसों के अमृत ने ही मुझे ये सामग्री दी कि मैं अपने जीवन में कुछ कर सकूं, और मैं भी यही चाहता हूं कि मैं तुम्हें वह स्नेह दूं जो कभी घटे ही न। जितना बांटो उतना बढ़े, और इतना मुझे विश्वास है कि तुम यदि स्नेह की एक बूंद दो तो मनुष्य क्या से क्या हो सकता है। अगर वही स्नेह रहेगा तो तुम्हारे पति को कभी कोई असंतोष क्या हो सकता है। और फिर कैलाश तो इतना अच्छा लड़का है और उसका जीवन इतना ऊंचा कि तुम उसकी जिंदगी में ऐसी लगोगी जैसे अंगूठी में हीरा। और जहां तक तुम्हारा अपना सवाल है, मैं तुमसे भीख मांगता हूं कि अपना सब कुछ खोकर भी अगर मुझे कोई संतोष रहेगा तो ये देखकर कि मेरी सुधा अपने जीवन में कितनी ऊंची है। मैं तुमसे इस विश्वास की भीख मांगता हूँ। छह, मुझसे बड़े हो चंद्र, ऐसी बात नहीं कहते, लेकिन एक बात है, मैं जानती हूँ कि मैं चंद्रमा हूँ, सूर्य की किरणों से ही जिसमें चमक आती है। तुमने जैसे आज तक मुझे संवारा है, आगे भी तुम अपनी रोशनी अगर मेरी आत्मा में भरते गए तो मैं अपना भविष्य भी नहीं पहचान सकूंगी। समझे? समझा? पगली कहीं की।
थोड़ी देर चंदर चुप बैठा रहा, फिर सुधा के पांवों से सिर टिकाकर बोला, परेशान कर डाला 3 रोज से। सूरत तो देखो कैसी निकल आई है, और बैसाखी को कुल 4 रोज रह गए। अब मत दिमाग बिगाड़ना, वे लोग आते ही होंगे। बिनती, दवा ले आ। बिनती उठकर गई तो सुधा बोली, हटो, अब हम घास पर बैठेंगे। और घास पर बैठकर वह बोली, लेकिन एक बात है, आज से लेकर ब्याह तक तुम हर अवसर पर हमारे सामने रहना, जो कहोगे वह हम करते जाएंगे। हाँ, ये हम जानते हैं, चंदर ने कहा और कुछ दूर हटकर घास पर लेट गया और आकाश की ओर देखने लगा। शाम हो गई थी और दिन भर की उड़ी हुई धूल अब बहुत कुछ बैठ गई थी। आकाश के बादल ठहरे हुए थे और उन पर अरुणाएं झलक रही थी। एक दुरंगी पतंग बहुत ऊंचे पर उड़ रही थी। चंदर का मन भारी था। हालांकि जो तूफान परसों उठा था वह खत्म हो गया था, लेकिन चंदर का मन अभी मरा मरा हुआ सा था। वह चुपचाप लेटा रहा। बिनती दवा और पानी ले आई। दवा पीकर सुधा बोली, क्यों चुप क्यों हो चंदर? कोई बात नहीं, फिर बोलते क्यों नहीं? देखा बिनती, अभी अभी क्या कह रहे थे और अब देखो इन्हें। सुधा बोली, हम अभी बताते हैं इन्हें। बिनती बोली, और गिलास में थोड़ा सा पानी लेकर चंदर के ऊपर फेंक दिया। चंदर चौंक कर उठ बैठा और बिगड़ कर बोला, यह क्या बदतमीजी है? अपनी दीदी को ये सब दुलार दिखाया करो, तो क्यों पड़े थे ऐसे बात करेंगे ऋषि मुनियों जैसे और उदास रहेंगे बच्चों की तरह। वाह रे चंदर बाबू, बिनती ने हंसकर कहा, दीदी ठीक किया न मैंने? बिल्कुल ठीक, ऐसे ही इनका दिमाग ठीक होगा। इतने में डॉक्टर शुक्ला आए और कुर्सी पर बैठ गए। सुधा के माथे पर हाथ रखकर देखा, अब तो तू ठीक है? हाँ पापा। बिनती, कल तुम्हारी माताजी आ रही हैं, अब बैसाखी की तैयारी करनी है। सुधा के जेठ आ रहे हैं और सास। सुधा चुपचाप उठकर चली गई। चंदर, बिनती और डॉक्टर साहब बैठे उस दिन का बहुत सा कार्यक्रम बनाते रहे। 17 चंदर को सबसे बड़ा संतोष था कि सुधा ठीक हो गई थी। बैसाख पूनों के एक दिन पहले ही से बिनती ने घर को इतना साफ कर डाला था कि घर चमक उठा था। ये बात तो दूसरी है कि स्टडी रूम की सफाई में बिनती ने चंदर के बहुत से कागज बुहार कर फेंक दिए थे और आंगन धोते वक्त उसने चंदर के कपड़ों को छींटों से तर कर दिया था। उसके बदले में चंदर ने बिनती को डांटा था और सुधा देख देख कर हंस रही थी और कह रही थी, तुम क्यों चिढ़ रहे हो? तुम्हें देखने थोड़े ही आ रही है हमारी सास। बैसाखी पूनों की सुबह डॉक्टर साहब और बुआजी गाड़ी लेकर उनको लिवा लाने गए थे। चंदर बाहर बरामदे में बैठा अखबार पढ़ रहा था और सुधा अंदर कमरे में बैठी थी। अब 2 दिन उसे बहुत दबधंत कर रहना होगा। वह बाहर नहीं घूम सकती थी क्योंकि जाने कैसे और कब उसकी सास आ जाए और देख ले। बुआ उसे समझा गई थी और उसने एक गंभीर आज्ञाकारी लड़की की तरह मान लिया था और अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। बिनती कढ़ी के लिए बेसन फेंट रही थी और महाराजन ने रसोई में दूध चढ़ा रखा था। सुधा चुपके से आई, किवाड़ की आड़ से देखा कि पापा और बुआ की मोटर आ तो नहीं रही है। जब देखा कि कोई नहीं है तो आकर चुप्पे से खड़ी हो गई और पीछे से चंदर के हाथ से अखबार ले लिया। चंदर ने पीछे देखा तो सुधा एक बच्चे की तरह मुस्कुरा दी और बोली, क्यों चंदर, हम ठीक है न? ऐसे ही रहे न? देखा तुम्हारा कहना मानते हैं न हम। हाँ सुधी, तभी तो हम तुमको इतना दुलार करते हैं। लेकिन चंदर, एक बार आज रो लेने दो, फिर उनके सामने नहीं रो सकेंगे। और सुधा का गला रुंध गया और आंख छलछला आई। छह सुधा, चंदर ने कहा। अच्छा, नहीं नहीं, और झटके से सुधा ने आंसू पोंछ लिए। इतने में गेट पर किसी कार का भूंक सुनाई पड़ा और सुधा भागी। अरे, ये तो पम्मी की कार है, चंदर बोला। सुधा रुक गई। पम्मी ने पोर्टिको में आकर कार रोकी। हेलो मेरे जुड़वा मित्र, क्या हाल है तुम लोगों का? और हाथ मिलाकर बेतकल्लुफी सी कुर्सी खींचकर बैठ गई। इन्हें अंदर ले चलो चंदर, वरना अभी वे लोग आते होंगे। सुधा बोली, नहीं, मुझे बहुत जल्दी है, आज शाम को बाहर जा रही हूँ। बटी अब मसूरी चला गया है, वहां से उसने मुझे भी बुलाया है। उसके हाथ में कहीं शिकार में चोट लग गई है। मैं तो आज जा रही हूँ। सुधा बोली, हमें ले चलिएगा? चलिए। कपूर, तुम भी चलो, जुलाई में लौट आना। पम्मी ने कहा, जब अगले साल हम लोगों की मित्रता की वर्षगांठ होगी तो मैं चलूंगा। चंदर ने कहा, अच्छा, विदा। पम्मी बोली। चंदर और सुधा ने हाथ जोड़े तो पम्मी ने आगे बढ़कर सुधा का मुंह हथेलियों में उठाकर उसकी पलकें चूम ली और बोली, मुझे तुम्हारी पलकें बहुत अच्छी लगती हैं। अरे, इनमें आंसुओं का स्वाद है, अभी रोई थी क्या? सुधा झेप गई। चंदर के कंधे पर हाथ रखकर पम्मी ने कहा, कपूर, तुम खत जरूर लिखते रहना, चलते तो बड़ा अच्छा रहता। अच्छा, आप दोनों मित्रों का समय अच्छी तरह बीते।
और पम्मी चल दी। थोड़ी देर में डॉक्टर साहब की कार आई। सुधा ने अपने कमरे के दरवाजे बंद कर लिए। बिंती ने सिर पर पल्ला ढक लिया और चंद्र दौड़कर बाहर गया। डॉक्टर साहब के साथ जो सज्जन उतरे वे ठिगने से, गोरे से, गोल चेहरे के कुलीन सज्जन थे और खद्दर का कुर्ता और धोती पहने हुए थे। हाथ में एक छोटा सा सफरी बैग था। चंद्र ने लेने को हाथ बढ़ाया तो हंसकर बोले, नहीं जी, क्या इतना सा बैग ले चलने में मेरा हाथ थक जाएगा। आप लोग तो खातिर करके मुझे महत्वपूर्ण बना देंगे। सब लोग स्टडी रूम में गए। वही डॉक्टर शुक्ला ने परिचय कराया, ये हमारे शिष्य और लड़के, प्रांत के होनहार अर्थशास्त्री चंद्र कुमार कपूर और आप शाहजहांपुर के प्रसिद्ध कांग्रेसी कार्यकर्ता और म्यूनिसिपल कमिश्नर श्री शंकरलाल मिश्र। अब तूने हाय लेव संकरी, फिर चाय ठंडाए जय है। बुआजी ने आकर कहा। आज बुआजी ने बहुत दिनों पहले की बूटीदार साड़ी पहन रखी थी और शायद वह खुश थी क्योंकि बिंती को डांट नहीं रही थी। नहीं, मैं तो वेटिंग रूम में नहा चुका। चाय मैं पीता नहीं, खाना ही तैयार कराए। और घड़ी देखकर शंकर बाबू बोले, मुझे जरा स्वराज्य भवन जाना है और 2 बजे की गाड़ी से वापस चले जाना है और शायद उधर से ही चला जाऊंगा। उन्होंने बहुत मीठे स्वर से मुस्कुराते हुए कहा, ये तो अच्छा नहीं लगता कि आप आए भी और कुछ रुके नहीं। डॉक्टर शुक्ला बोले, हाँ, मैं खुद रुकना चाहता था लेकिन मांझी की तबीयत ठीक नहीं है। कैलाश भी कानपुर गया हुआ है, मुझे जल्दी जाना चाहिए। बिंती ने लाकर थाली रखी। चंद्र ने आश्चर्य से डॉक्टर साहब की ओर देखा। वे हंसकर बोले, भाई, ये लोग हमारी तरह छूत पाक नहीं मानते। शंकर तुम्हारे संप्रदाय के हैं, यही कच्चा खाना खा लेंगे। इन्हें ब्राह्मण कहत के हैं, ई तो किरिस्तान है, हमरो धर्म बिगाड़न हिन्या आए के। बुआजी बोली। बुआजी ने ही यह शादी तय कराई थी, लड़का बताया था और दूर के रिश्ते से वे कैलाश और शंकर की भाभी लगती थी। शंकर बाबू ने हाथ धोए और कुर्सी खींचकर बैठ गए। चंद्र की ओर देखकर बोले, आइए होनहार डॉक्टर साहब, आप तो मेरे साथ खा सकते हैं। नहीं, आप खाए, चंद्र ने तकल्लुफ करते हुए कहा। अजी वाह, मैं ब्राह्मण हूँ, शुद्ध, मेरे साथ खाकर आपको जल्दी मोक्ष मिल जाएगा। कहीं हाथ में तरकारी लगी रह गई तो आपके लिए स्वर्ग का फाटक फौरन खुल जाएगा। खाओ। 2 कौर खाने के बाद शंकर बाबू ने बुआजी से कहा, यही बहू है जो लड़की थाली रख गई थी। अरे राम कहो, वो तो हमार छोरी है बिंती, पहचानत्यो ने, पिछले साल तो मुन्ने के विवाह में देखे हो। वो बुआजी बोली। शंकर बाबू कैलाश से काफी बड़े थे लेकिन देखने में बहुत बड़े नहीं लगते थे। खाते पीते बोले, डॉक्टर साहब लड़की से कहिए रोटी दे जाए, मैं इसी तरह देख लूंगा और ज्यादा तक भड़क की कोई जरूरत नहीं। डॉक्टर साहब ने बुआजी को इशारा किया और वे उठकर चली गईं। थोड़ी देर में सुधा आई, सादी सफेद धोती पहने, हाथ में रोटी लिए दरवाजे पर आकर हिचकी, फिर आकर चंदर से बोली, रोटी लोगे? और बिना चंदर की आवाज सुने रोटी चंदर के आगे रखकर बोली, और क्या चाहिए? मुझे कड़ी चाहिए, शंकर बाबू ने कहा। सुधा गई और कड़ी ले आई, शंकर बाबू के सामने रख दी। शंकर बाबू ने आंखें उठाकर सुधा की ओर देखा। सुधा ने निगाहें नीची कर ली और चली गई। बहुत अच्छी है लड़की, शंकर बाबू ने कहा। इतनी पढ़ी लिखी लड़की में इतनी शर्म लिहाज नहीं मिलती। सचमुच जैसे आपकी एक ही लड़की थी, आपने उसे खूब बनाया है। कैलाश के बिल्कुल योग्य लड़की है। ये तो कहिए डॉक्टर साहब की शिष्टा प्रबल होती है, वरना हमारा कहाँ सौभाग्य था। जब से मेरी पत्नी मरी तभी से माताजी कैलाश के विवाह की जिद कर रही हैं। कैलाश अंतरजातीय विवाह करना चाहता था, लेकिन हमें तो अपनी जाति में ही इतना अच्छा संबंध मिल गया। तो तोहरे अबहिन कौन बैसरा गई, तोह कहे नाही बहुरिया ले औत्यो। सुधी के अकेल मन न लगी, बुआजी बोली। शंकर बाबू कुछ नहीं बोले। खाना खाकर उन्होंने हाथ धोए और घड़ी देखी। अब थोड़ा सो लूं या जाने दीजिए, आइए बातें करें हम और आप, उन्होंने चंदर से कहा। 1 बजे तक चंदर शंकर बाबू से बातें करता रहा और डॉक्टर साहब और सुधा वगैरह खाना खाते रहे। शंकर बाबू बहुत हंसमुख थे और बहुत बातूनी भी। चंदर को तो कैलाश से भी ज्यादा शंकर बाबू पसंद आए। बातें करने से मालूम हुआ कि शंकर बाबू की आयु अभी 30 वर्ष से अधिक की नहीं है। एक 5 वर्ष का बच्चा है और उसी के होने में उनकी पत्नी मर गई। अब वे विवाह नहीं करेंगे। वे गांधीवादी हैं, कांग्रेस के प्रमुख स्थानीय कार्यकर्ता हैं और म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं। घर के जमींदार हैं। कैलाश बरेली में पढ़ता था। अब भी कैलाश का कोई इरादा किसी प्रकार की नौकरी या व्यापार करने का नहीं है। वह मजदूरों के लिए साप्ताहिक पत्र निकालने का इरादा कर रहा है। वह सुधा को बजाय घर पर रखने के अपने साथ रखेगा क्योंकि वह सुधा को आगे पढ़ाना चाहता है।
सुधा को राजनीतिक क्षेत्र में ले जाना चाहता है। बीच में एक बार बिंती आई और उसने चंदर को बुलाया। चंदर बाहर गया तो बिंती ने कहा, दीदी पूछ रही हैं, ये कितनी देर में जाएंगे? क्यों? कह रही है अब चंदर को याद थोड़े ही है कि सुधा भी इसी घर में है, उन्हीं से बातें कर रहे हैं। चंदर हंस दिया और कुछ नहीं कहा। बिंती बोली, ये लोग तो बहुत अच्छे हैं, मैं तो कहूंगी सुधा दीदी को इससे अच्छा परिवार मिलना मुश्किल है। हमारे ससुर की तरह नहीं है ये लोग। हाँ, फिर भी सुधा इतनी सेवा नहीं कर रही है इनकी। बिंती, तुम सुधा को कुछ शिक्षा दे दो इस मामले में। हाँ हाँ, हम सेवा करने की शिक्षा दे देंगे और ब्याह करने के बाद की शिक्षा अपनी पम्मी से दिलवा देना। खुद तो उनसे ले ही चुके होंगे आप। चंदर झेप गया। पाजी कहीं की, बहुत बेशरम हो गई है। पहले मुंह से बोल नहीं निकलता था, तुमने और दीदी ने ही तो किया बेशरम। हम क्या करें, पहले हम कितना डरते थे। बिंती ने उसी तरह गर्दन टेढ़ी करके कहा और मुस्कुरा कर भाग गई। जब डॉक्टर साहब आए तो शंकर बाबू ने कहा, अब तो मैं जा रहा हूँ, यह माला मेरे ओर से बहू को दे दीजिए। और उन्होंने बड़ी सुंदर मोतियों की माला बैग से निकाली और बुआजी के हाथ में दे दी। हाँ, एक बात है, शंकर बाबू बोले, ब्याह हम लोग महीने भर के अंदर ही करेंगे। आपकी सब बात हमने मानी, ये बात आपको हमारी माननी होगी। इतनी जल्दी? डॉक्टर शुक्ला चौंक उठे। यह असंभव है शंकर बाबू, मैं अकेला हूँ, आप जानते हैं। नहीं, आपको कोई कष्ट न होगा। शंकर बाबू बहुत मीठे स्वर में बोले, हम लोग रीति रस्म की तो कायल है नहीं। आप जितना चाहे रीति रस्म अपने मन से कर लें, हम लोग तो सिर्फ 6-7 आदमियों के साथ आएंगे। सुबह आएंगे, अपने बंगले में एक कमरा खाली करा दीजिएगा, शाम को अगवानी और विवाह कर दें, दूसरे दिन 10 बजे हम लोग चले जाएंगे। यह नहीं होगा, डॉक्टर साहब बोले, हमारी तो अकेली लड़की है और हमारे भी तो कुछ हौसले हैं, और फिर लड़की की बुआ तो ये कभी भी नहीं स्वीकार करेगी। देखिए, मैं आपको समझा दूं, कैलाश शादियों में तड़क भड़क के सख्त खिलाफ है। पहले तो वह इसलिए जाति में विवाह नहीं करना चाहता था, लेकिन जब मैंने उसे भरोसा दिलाया कि बहुत सादा विवाह होगा तभी वह राजी हुआ। इसीलिए इसे आप मान ही ले, फिर विवाह के बाद तो जिंदगी पड़ी है। आपकी अकेली लड़की है, जितना चाहिए करिए, रहा कम समय का तो शुभस्य शीघ्रम। फिर आपको कुछ खास इंतजाम भी नहीं करना, अगर कुछ हो तो कहिए, मैं यहीं रह जाऊं, आपका काम कर दूं। शंकर बाबू हंसकर बोले। कुछ देर तक बातें होती रहीं। अंत में शंकर बाबू ने अपने सौजन्य और मीठे स्वभाव से सभी को राजी कर ही लिया। उसके बाद उन्होंने सबसे विदा मांगी। चलते वक्त बुआजी और डॉक्टर साहब के पैर छुए, चंदर से हाथ मिलाया और शंकर बाबू सबका मन जीत कर चले गए। बुआजी ने माला हाथ में ली, उसे उलट पलट कर देखा और बोली, एको आए रहे जूताखोर। एक थो कागज थमाए के चले गए और एक गहरी सांस लेके चली गई। डॉक्टर साहब ने सुधा को बुलाया, उसके हाथ में वह माला रखकर उसे चिपटा लिया। सुधा पापा की गोद में मुंह छिपाकर रो पड़ी। उसके बाद सुधा चली गई और चंदर, डॉक्टर साहब और बुआजी बैठे शादी के इंतजाम की बातें करते रहे। ये तय हुआ कि अभी तो इन्हीं की इच्छानुसार विवाह कर दिया जाए, फिर यूनिवर्सिटी खुलने पर सभी को बुलाकर अच्छी दावत वगैरह दे दी जाए। ये भी तय हुआ कि बुआजी गांव जाकर अनाज, घी, बदिया और नौकर वगैरह का इंतजाम कर लाएं और 15 दिन के अंदर लौट आएं। अगवानी ठीक 6 बजे शाम को हो जाए और सुबह के नाश्ते में क्या दिया जाए, ये सभी डॉक्टर साहब ने तय कर डाला। लेकिन निश्चय ये किया गया कि चूंकि आदमी बहुत कम आ रहे हैं, अतः सुबह शाम के नाश्ते का काम यूनिवर्सिटी के किसी रेस्तरां को दे दिया जाए। इसी बीच में बिंती खरबूजा और शरबत लाकर रख गई और चंदर ने बहुत आराम से शरबत पीते हुए पूछा, किसने बनाया है? सुधा दीदी ने। आज बड़ी खुश मालूम पड़ती है, चीनी बहुत कम छोड़ी है। चंदर बोला। बुआ और बिंती दोनों हंस पड़ी। थोड़ी देर बाद चंदर उठकर भीतर गया तो देखा कि सुधा अपने परलिन पर बैठी सामने एक किताब रखे जाने क्या देख रही है और सामने वह माला पड़ी है। चंदर गया और बोला, सुधा, आज मैं बहुत खुश हूँ। सुधा ने आंखें उठाई और चंदर की ओर देखकर मुस्कुराने की कोशिश की और बोली, मैं भी बहुत खुश हूँ। क्यों, तय हो गया इसलिए? बिंती ने पूछा। नहीं, चंदर बहुत खुश है इसलिए। और एक गहरी सांस लेकर किताब बंद कर दी। कौन सी किताब है? सुधा, चंदर ने पूछा। कुछ नहीं, इस पर उर्दू के कुछ अशार लिखे हैं जो गैसू ने सुनाए थे। सुधा बोली। चंदर ने बिंती की ओर देखा और कहा, बिंती, कैलाश तो जैसा है वैसा ही है, लेकिन शंकर बाबू की तारीफ में कर नहीं सकता। क्या राय है तुम्हारी? हाँ, है तो सही। दीदी इतनी सुखी रहेंगी कि बस। दीदी,
हमें भूल मत जाना, समझी? बिंती बोली। और हमें भी मत भूलना सुधा। चंदर ने सुधा की उदासी दूर करने के लिए छेड़ते हुए कहा। हाँ, तुम्हें भूले बिना कैसे काम चलेगा? सुधा ने और भी गहरी सांस लेते हुए कहा और एक आंसू गालों पर फिसल ही आया। अरे पगली, तुम सब कुछ अपने चंदर के लिए कर रही हो, उसकी आज्ञा मानकर कर रही हो। फिर यह आंसू कैसे? छह, और यह माला सामने रखे क्या कर रही हो? चंदर ने बहलाया। माला तो दीदी इसलिए सामने रखी थी कि बतलाऊं। बिंती बोली। असल में रामायण की कहानी तो सुनी है चंदर तुमने। रामचंद्र ने अपने एक भक्त को मोती की माला दी तो वह उसे दांत से तोड़कर देख रहा था कि उसके अंदर राम नाम है या नहीं। सो यह माला सामने रखकर देख रही थी, इसमें कहीं चंदर की झलक है या नहीं। चुप गिलहरी कहीं की। सुधा हंस पड़ी। बहुत बोलना आ गया है। सुधा ने हंसते हुए बनावटी गुस्से से कहा। फिर सुधा तकिए से टिककर बैठ गई। आज गैसू नहीं है। मुझे गैसू की बहुत याद आ रही है। क्यों? इसलिए कि आज उसके कई शेर याद आ रहे हैं। एक दफे उसने सुनाया था, ये आज फिजा खामोश है क्यों, हर जर्रे को आखिर होश है क्यों। या तुम ही किसी के हो न सके, या कोई तुम्हारा हो न सका। इसी की अंतिम पंक्ति है। मौजें भी हमारी हो न सकी, तूफा भी हमारा हो न सका। वहाँ ये पंक्ति बहुत अच्छी है। चंदर ने कहा। आज कैसू होती तो बहुत सी बातें करते। सुधा बोली। देखो चंदर, जिंदगी भी क्या होती है, आदमी क्या सोचता है और क्या हो जाता है। आज से 3-4 महीने पहले मैंने क्या सोचा था। क्लासरूम से भागकर हम लोग पेड़ के नीचे लेटकर बातें करते थे। तो मैं हमेशा कहती थी मैं शादी नहीं करूंगी, पापा को समझा लूंगी। उस दिन क्या मालूम था कि इतनी जल्दी जुए के नीचे गर्दन डाल देनी होगी और पापा को भी जीतकर किसी दूसरे से हार जाना होगा। अभी उसकी तय भी नहीं हुई और महीने भर बाद मेरी सुधा थोड़ी देर चुप रही और दूसरी बात उसकी, जो मैंने तुम्हें बताई थी। उसने कहा था जब किसी के कदम हट जाते हैं सिर के नीचे से, तब मालूम होता है कि हम किसका सपना देख रहे थे। पहले हमें भी नहीं मालूम होता था कि हमारे सिर किसके कदमों पर झुक चुके हैं। याद है, मैंने तुम्हें बताया था, तुमने पूछा था। याद है, चंदर ने कहा। बिंती उठकर चली गई लेकिन सुधा या चंदर किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। चंदर बोला। लेकिन सुधा, इन सब बातों को सोचने से क्या फायदा, आगे का रास्ता सामने है, बढ़ो। हाँ, सो तो है ही देवता मेरे। कभी कभी जाने कितनी पुरानी बातें मन में आ ही जाती हैं और मन करता है कि मैं सोचती ही जाऊं। जाने क्यों मन को बड़ा संतोष मिलता है। और चंद्र, जब मैं वहां रहूंगी तुमसे दूर, तो इन्हीं स्मृतियों के अलावा और क्या शेष रहेगा। तुम्हें वह दिन याद है जब मैं गैसू के यहाँ नहीं जा पाई थी और उस स्थान पर हम लोगों में झगड़ा हो गया था। चंद्र, वहाँ सब कुछ है लेकिन मैं लड़ेंगी झगड़ेंगी किससे वहाँ? चंदर एक फीकी सी हंसी हंसकर बोला। अब क्या जन्म भर बच्ची ही बनी रहोगी? हाँ चंदर, चाहती तो यही थी लेकिन जिंदगी तो जबरदस्ती सब सुख छीन लेती है और बदले में कुछ भी नहीं देती। आओ, चलो लॉन पर चलें, शाम को तुमसे बातें ही करेंगे। उसके बाद सुधा रात को 8 बजे उठी, जब बुआ तैयार होकर स्टेशन जा रही थी और ड्राइवर मोटर निकाल रहा था। और उदास टिमटिमाते हुए सितारों ने देखा कि चंदर और सुधा दोनों की आंखों में आंसुओं की अवशेष नमी झिलमिला रही थी। उठते हुए सुधा ने क्षण भर चंदर की ओर देखा। चंदर ने सिर झुका लिया और बहुत उदास आवाज में कहा, चलो सुधा, बहुत देर कर दी हम लोगों ने। 18-15 दिन बाद बुआ आई तो उन्होंने घर की शक्ल ही बदल दी। दरवाजे पर और बरसाती में हल्दी के हाथों की छाप लग गई। कमरों का सभी सामान हटाकर दरिया बिछा दी गई और सबसे अंदर वाले कमरे में सुधा का सब सामान रख दिया गया। स्टडी रूम की सभी किताबें समेट दी गईं और वहां एक बड़ी सी मशीन लाकर रख दी गई जिस पर बैठकर बिंती सिलाई करती थी। उसी को कपड़े और गहनों का भंडार घर बनाया गया और उसकी चाबी बिंती या बुआ के पास रहती थी। गांव से एक महाराजन, एक कहारिन और 2 मजदूर आए थे। वे सभी गराज में सोते थे और दिन भर काम करते थे और पानी पीने को मांगते रहते थे। सभी कुर्सियां और सोफा सेट निकलवा कर सायाबान में लगवा दिए गए थे। रसोई के पार वाली कोठरी में कुल्हड़, पतले, प्याले वगैरह रखे थे और पूजा वाले कमरे में शक्कर, घी, तरकारी और अनाज था। मिठाई कहाँ रखी जाएगी, इस पर बुआजी, महाराजन और बिंती में घंटे भर तक बहस हुई। लेकिन जब बुआजी ने बिंती से कहा, आपन लड़के बच्चे का ब्याह कियो तो कतरनी अस जबान चलाया लिहियो और बहन हर काम में काहे टांग अड़ावा करत हो, तो बिंती चुप हो गई और अंत में बुआजी की राय सर्वोपरि मानी गई। बुआजी की जबान जितनी तेज थी, हाथ भी उतने ही तेज। 4 बोरा गेहूं उन्होंने साफ करके कोठरियों में भरवा दिए। कम से कम 5 तरह की दालें लाई थीं। बेसन पिसवाया,
दाल दरवाए, पापड़ बनवाए, मैदा छनवाया, सूजी दरवाए, बड़ी मुंगोरी डलवाई, चावल की कचौरियां बनवाई और सबको अलग अलग गठरी में बांध कर रख दिया। रात को अक्सर बुआजी, महाराजन तथा गांव की महारिन ढोलक लेकर बैठ जाती और गीत गाती। बिनती उनमें भी शामिल रहती। सच पूछो तो सुधा के ब्याह का जितना उत्साह बुआ को नहीं था, उतना बिनती को था। वह सुबह से उठकर झाड़ लेकर सारा घर बुहार डालती थी, इसके बाद नहाकर तरकारी काटती, उसके बाद फिर चाय चढ़ाती। डॉक्टर साहब, चंदर, सुधा सभी को चाय देती, बैठकर चंदर अगर कुछ हिसाब लिखाता तो हिसाब लिखती, फिर अपनी मशीन पर बैठ जाती और 12-1 बजे तक सिलाई करती रहती, फिर दोपहर को चावल और दाल बीनती, शाम को खरबूजे काटती, शरबत बनाती और रात भर जाग जाग कर गाती या दीदी को हंसाने की कोशिश करती। एक दिन सुधा ने कहा, मेरे ब्याह में तो इतनी खुश है, अपने ब्याह में क्या करेगी? तो बिनती ने जवाब दिया, अपने ब्याह में तो मैं खुद बैंड बजाऊंगी, वर्दी पहनकर। घर चमक उठा था जैसे रेशम, लेकिन रेशम के चमकदार रंगीन उल्लास भरे गोले के अंदर भी एक प्राणी होता है, उदास स्तब्ध अपनी सांस रोककर अपनी मौत की क्षण क्षण प्रतीक्षा करने वाला रेशम का कीड़ा। घर के इस सारे उल्लास और चहल पहल से घिरा हुआ सिर्फ एक प्राणी था जिसकी सांस धीरे धीरे डूब रही थी, जिसकी आंखों की चमक धीरे धीरे कुम्हला रही थी, जिसकी चंचलता ने उसकी नजरों से विदा मांग ली थी, वह थी सुधा। सुधा बदल गई थी, गोरा चंपाई चेहरा पीला पड़ गया था और लगता था जैसे वह बीमार हो। खाना उसे जहर लगने लगा था, अपने कमरे को छोड़कर कहीं जाती न थी। एक शीतल पाटी बिछाए उसी पर दिन रात पड़ी रहती थी। बिनती जब हंसती हुई खाना लाती और सुधा के इनकार पर बिनती के आंसू छलछला आते तब सुधा पानी के घूंट के सहारे कुछ खा लेती और उदास फिर अपनी शीतल पाटी पर लेट जाती। स्वर्ग को कोई इंद्रधनुषों से भर दे और शची को जहर पिला दे, कुछ ऐसा ही लग रहा था वह घर। डॉक्टर शुक्ला का साहस न होता था सुधा से बोलने का। वह रोज बिनती से पूछ लेते, सुधा खाना खाती है या नहीं? बिनती कहती, हाँ, तो एक गहरी सांस लेकर अपने कमरे में चले जाते। चंदर परेशान था, उसने इतना काम शायद कभी भी न किया हो अपनी जिंदगी में। सुनार के यहाँ, कपड़े वाले के यहाँ, फिर राशनिंग अफसर के यहाँ, पुलिस बैंड ठीक कराने पुलिस लाइंस, अर्जी देने मजिस्ट्रेट के यहाँ, रुपया निकालने बैंक, शामियाने का इंतजाम, पलंग कुर्सी वगैरह का इंतजाम, खाने परोसने के बर्तनों के इंतजाम और जाने क्या क्या। और जब बुरी तरह थक कर आता जेठ की तपती हुई दोपहरी में, तब बिनती आकर बताती सुधा ने आज फिर कुछ नहीं खाया तो उसका मन होता था वह सिर पटक पटक दे। वह सुधा के पास जाता, सुधा आंसू पोंछकर बैठती, एक टूटी फूटी मुस्कान से चंदर का स्वागत करती। चंदर उससे पूछता, खाती क्यों नहीं? खाती तो हूँ चंदर, इससे ज्यादा गर्मियों में मैं कभी नहीं खाती थी, सुधा कहती और इतने दृढ़ स्वर से कि चंदर से कुछ प्रतिवाद नहीं करते बनता। अब बाहरी काम लगभग समाप्त हो गए थे। वैसे तो सभी जगह हल्दी छिक्का पत्र रवाना किए जा चुके थे, लेकिन निमंत्रण पत्र भी बहुत सुंदर छपकर आए थे, हालांकि कुछ देर हो गई थी। ब्याह को अब कुल 7 दिन बचे थे। चंदर सुबह 10 बजे एक डिब्बे में निमंत्रण पत्र और लिफाफा भरे हुए आया और स्टडी रूम में बैठ गया। बिनती बैठी हुई कुछ सिल रही थी। सुधा कहाँ है? उसे बुला लाओ। सुधा आई, सूजी आंखें, सूखे होठ, रूखे बाल, मैली धोती, निष्प्राण चेहरा और बीमार चाल, हाथ में पंखा लिए थी। आई और चंदर के पास बैठ गई। कहो, क्या कर आए चंदर? अब कितना इंतजाम बाकी है? अब सब हो गया सुधा रानी, आज तो पैर जवाब दे रहे हैं। साइकिल चलाते चलाते पैर में जैसे गांठ पड़ गई हो। चंदर ने कार्ड फैलाते हुए कहा, शादी तुम्हारी होगी और जान मेरी निकली जा रही है मेहनत से। हाँ चंदर, इतना उत्साह तो और किसी को नहीं है मेरी शादी का, सुधा ने कहा और बहुत दुलार से बोली, लाओ पैर दबा दूं तुम्हारे। अरे पागल हो गई। चंदर ने अपने पैर उठाकर ऊपर रख लिए। हाँ चंदर, गहरी सांस लेते हुए सुधा बोली, अब मेरा अधिकार भी क्या है तुम्हारे पैर छूने का? क्षमा करना, मैं भूल गई थी कि मैं पुरानी सुधा नहीं हूँ। और तब से 2 आंसू गिर पड़े। सुधा ने पंखे की ओट कर आंखें पोंछ लीं। तुम तो बुरा मान गई सुधा, चंदर ने पैर नीचे रखते हुए कहा। नहीं चंदर, अब बुरा भला मानने के दिन बीत गए, अब गैरों की बात का भी बुरा भला नहीं मान पाऊंगी, फिर घर के लोगों की बातों का बुरा भला क्या? छोड़ो ये सब बातें, ये क्या निमंत्रण पत्र छपा है? देखें। चंदर ने एक निमंत्रण पत्र उठाया, उसे लिफाफे में भरकर उस पर सुधा का नाम लिखकर कहा, लो हमारी सुधा का ब्याह है, आइएगा जरूर। सुधा ने निमंत्रण पत्र ले लिया। अच्छा, एक फीकी हंसी हंसकर बोली, अच्छा अगर हमारे पतिदेव ने आज्ञा दे दी तो आऊंगी आपके यहाँ।
उनका भी नाम लिख दीजिए वरना बुरा न मान जाएं। और सुधा उठ खड़ी हुई। कहाँ चली? चंद्र ने पूछा। यहाँ बहुत रोशनी है, मुझे अपना अंधेरा कमरा ही अच्छा लगता है। सुधा बोली। चलो बिंती, वही कार्ड ले चलो। चंद्र ने कहा। आओ सुधा, आज कार्ड लिखते जाएंगे, तुमसे बात करते जाएंगे। जिंदगी देखो सुधी, आज 15 दिन से तुमसे 2 मिनट बैठकर बात भी न कर सके। अब क्या करना है? चंद्र, जैसा कह रहे हो वैसा कर तो रही हूँ, अभी कुछ और बाकी है क्या? बता दो, वह भी कर डालूं। अब तो रो पीट कर ऊंचा बनना ही है। बिंती ने कार्ड समेटे तो सुधा डांट कर बोली, रख इसे यहीं, चली उठा के। बड़ी चंद्र की आज्ञाकारी बनी है, ये भी हमारी जान की गाहक हो गई। अब हमारे कमरे में लाई ये सब तो टांग तोड़ दूंगी। पाजी कहीं की। बिंती ने कार्ड धर दिए। नौकर ने आकर कहा, बाबूजी, कुम्हार अपना हिसाब मांगता है। अच्छा, अभी आया। सुधा और चंद्र चला गया।